सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। आप सभी को याद होगा, अपने पिछले सेशन में हम बिगिन कर चुके थे विद पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, राइट, जिनमें हमने कुछ इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स जैसे कि प्रेडेशन और कंपटीशन को स्टडी किया था। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टाइप के इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप को स्टडी करने की, जिसका नाम है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म, अगर आपको याद होगा वो टैबुलर फॉर्म, तो मैंने आपको बताया था पैरासाइटिज्म में एक स्पीशीज बेनिफिटेड होती है वाइल दूसरी हार्म्ड होती है, राइट। ओके, सो पैरासाइटिज्म में याद रखिएगा, एक स्पीशीज का जो बेनिफिट हो रहा है इट इज एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। फाइन, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कैसे तो रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम पहले मेंशन कर लेते हैं, बिकॉज हम हर रिलेशनशिप में ये मेंशन कर रहे हैं। सो पैरासाइटिज्म में एक स्पीशीज बेनिफिटेड वाइल द अदर इज हार्म्ड। जिसका बेनिफिट होता है, दैट मीन्स जो स्पीशीज बेनिफिटेड होती है उसको हम बुलाते हैं द पैरासाइट, ठीक है। और जिसका नुकसान होता है उसे हम बुलाते हैं द होस्ट। सो यहाँ पर एक स्पीशीज बेनिफिटेड है, दूसरी यहाँ पर हार्म्ड है। ऐसा ही रिलेशनशिप याद करो आपको देखने को मिला था इन द केस ऑफ प्रेडेशन। प्रेडेशन में भी एक स्पीशीज का बेनिफिट होता था, दैट मीन्स प्रेडेटर का, और प्रे का नुकसान होता था। तो अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन से हम प्रेडेशन और पैरासाइटिज्म दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो चलो समझते हैं उस डिफरेंस को। When we talk about predation, याद करो predation में predator species जो होती थी वो साइज में लार्जर होती है always than the prey। याद करिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक कैट एंड माउस को ले लें, तो जो प्रेडेटर है उसका साइज हमेशा माउस से, देखो कैट का साइज हमेशा माउस से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लायन एंड डियर का भी ले लें, तो लायन का भी साइज जो होगा वो हमेशा प्रेडेटर का जो साइज है यहाँ पर वो प्रे से बड़ा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरासाइट, पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइट है जिसका बेनिफिट हो रहा है वो साइज में छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द होस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरासाइट होस्ट के या तो अंदर रहकर या उसके सरफेस पे रहकर उससे नरिशमेंट डिराइव करता रहता है, ठीक है। तो जिस स्पीशीज का यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है वो स्मॉलर है इन साइज दैन द वन जिसका यहाँ पर नुकसान हो रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब जो पैरासाइट है वो एक होस्ट के अंदर रहकर या उसके सरफेस पे रहकर नरिशमेंट डिराइव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरासाइट को यहाँ दो फायदे हैं। उसको फ्री में रहने की जगह मिल रही है, दैट मीन्स फ्री लॉजिंग है, और उसको फ्री में रेडीमेड खाना मिल रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पर फ्री मील्स भी अवेलेबल हैं इनसाइड द होस्ट। तो पैरासाइट इज बेनिफिटेड टू द अटमोस्ट लेवल। नाउ ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि पैरासाइटिज्म बहुत सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में इवॉल्व हुआ है, चाहे आप प्लांट्स की बात कर लो, चाहे आप हायर वर्टिब्रेट्स की बात क्यों ना कर लो। और तो और आप देखो कि बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक होस्ट पे ही अटैक करके उसके अंदर ही रहकर उसका नरिशमेंट डिराइव करते रहते हैं, राइट। ऐसे केसेस में जब आप देखते हो कि एक स्पेसिफिक पैरासाइट सिर्फ एक स्पेसिफिक होस्ट के साथ ही रहकर अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो ऐसे में ये दोनों के दोनों जो स्पीशीज़ होते हैं वो एक साथ इवॉल्व करते हैं। दैट मीन्स वो को इवॉल्व करते हैं, दे शो को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन में दैट मीन्स, इसको कैसे समझेंगे, देखो अगर एक होस्ट अपने अंदर कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप करता है, कुछ चेंजेस लाता है इन ऑर्डर टू रेजिस्ट एंड रिजेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द पैरासाइट, तो पैरासाइट को अगर उस होस्ट के अंदर सर्वाइव करना है तो उसके अंदर भी उसको अपने आप में कुछ चेंजेस डेवलप करने होंगे ताकि वो उस चेंजेस या उस मैकेनिज्म्स को न्यूट्रलाइज कर सके और काउंटरैक्ट कर सके, राइट। इस तरीके से ही पैरासाइट जो है वो एक होस्ट के अंदर रह सकता है, अपने लाइफ को सस्टेन कर सकता है और सस्टेनेंस को सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से पैरासाइटिज्म का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। बट वट एवर मे बी द केस, यू शुड रिमेंबर मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स जो हैं दे आर हार्मफुल टू द होस्ट। वो नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को। वो बेसिकली उनके ग्रोथ को, उनके सर्वाइवल को, उनके रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, ओके। क्योंकि वो उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को ही एक तरह से क्या कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ पर उस स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, राइट। और पॉपुलेशन साइज बढ़ नहीं रहा होता है। इनफैक्ट
अगर वो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, तो वो इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे करते हैं? पैरासाइट जो हैं, सिंस वो होस्ट का सारा नरिशमेंट डराइव कर रहा है, भाई होस्ट ने जैसे जैसे जो भी फूड अपना कैप्चर किया था, जो भी नरिशमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसने उस फूड से डराइव किए थे, वो तो होस्ट से पैरासाइट ले जा रहा है, राइट। तो ऐसे में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिर्फ पैरासाइट्स को मिल रहे हैं, होस्ट को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में होस्ट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और अगर वो ज़्यादा वीक हो जाएगा, इसका मतलब वो ज़्यादा वल्नरेबल भी हो जाएगा टू द प्रेडेशन, है ना। तो अगर होस्ट स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा वीक है तो उस पर आकर कोई भी जो बड़ी स्पीशीज़ है वो उसको प्रे कर सकती है, तो प्रेडेटर उस पर आके अटैक करके उसको खा सकता है। तो दे आर मोर प्रोन टू प्रेडेशन। इस तरीके से पैरासाइटिज्म के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं ऑन द होस्ट स्पीशीज, राइट। ओके, इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल, जो पैरासाइट्स हैं उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस को भी अपने अंदर चेंजेस लाए हैं। देखिए कौन कौन से वो चेंजेस हैं। तो पैरासाइट्स ने कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस को इवॉल्व किया है ओवर देयर टाइम अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल्स। कौन कौन से वो अडेप्टेशंस हैं, आइए देखते हैं। पहली चीज़, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। देखो भाई, पैरासाइट्स को अपना फूड कैप्चर करने के लिए कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ होस्ट की बॉडी के अंदर रहना है या फिर उनके सरफेस पे रहना है। तो उनको आईज़ की या फिर उनको स्पेशली उनके नोज़ की स्मेल करने की ज़रूरत नहीं है फूड को, राइट। उनको किसी भी तरीके से किसी भी हियरिंग सेंसेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको सेंस ऑर्गन्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। तो जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सो ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दे हैव लॉस्ट ऑल दो सेंस ऑर्गन्स, राइट। ओके, सेकेंडली दे हैव द प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स। अब भाई किसी पैरासाइट को अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना है, उसके गट में रहना है या फिर उसके सरफेस पे रहना है, तो भाई उसको चिपके रहना पड़ेगा ना, ताकि वो उससे अढेर रह के उसका नरिशमेंट लेता रहे। तो ऐसे में आप देखोगे कुछ एडहेसिव ऑर्गन्स को भी उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कॉमन टेपवर्म, जिसका नाम है टीनिया सोलियम, याद है। सो दिस इज अवर टीनिया सोलियम विच इज द टेपवर्म। अब इस टेपवर्म में आप देखोगे आपको यहाँ पर इस तरीके से पहली चीज़ तो कुछ हुक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ हुक्स मिलेंगे और नरिशमेंट को अब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द ब्लड मील आपको यहाँ पर कुछ ऐसे सकर्स भी देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हुक्स एंड सकर्स, जैसे हुक से क्या होगा, हुक की मदद से दीज पैरासाइट विल क्लिंग ऑन टू द सरफेस ऑफ दी होस्ट, चाहे वो इंटरनल सरफेस हो गट का या फिर किसी एक्सटर्नल सरफेस पे क्यों ना हो। तो इन हुक्स की मदद से वो अपने आप को चिपका के रखेंगे, अढेर करके रखेंगे, क्लिंग करके रखेंगे, और इन सकर्स की मदद से वो उस नरिशमेंट को, उस न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर आ गया प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स का, यहाँ पर आपको इवॉल्वमेंट देखने को मिलेगा ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। नाउ द लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ पर पैरासाइट को तो रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ना, जो भी नरिशमेंट एक होस्ट ने डिराइव किया था, जो भी खाना खाया था उसको डाइजेस्ट करने के बाद, उसके न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने के बाद उसको अब्जॉर्ब करना था, बट वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कौन ले गया? पैरासाइट ले गया। तो क्या पैरासाइट को फूड डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है? वो तो डायरेक्टली फूड ले ही नहीं रहा है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो तो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। तो ऐसे में उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि उसको रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम द होस्ट बॉडी। इसका मतलब उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वो लॉस्ट हो चुके हैं फ्रॉम द पैरासाइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। यस, देखिए पैरासाइट का बेसिकली एक ही मकसद है, नरिशमेंट डिराइव करना होस्ट से और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहना। तो आप देखोगे जितने भी पैरासाइट्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, उनकी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, अपना नंबर बढ़ाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दे हैव वेरी वेरी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिसके लिए उनके पास वेरी वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होते हैं। गॉट दिस वेल? ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट्स जानते हैं रिगार्डिंग दी पैरासाइट्स। नाउ कुछ ऐसे पैरासाइट्स आपको देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स मिलती हैं। और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल ऐसे होती हैं क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट या फिर कुछ वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो अपने प्राइमरी होस्ट के अंदर पैरासिटाइज कर सके।
मतलब वो प्राइमरी होस्ट के अंदर जाकर अपनी लाइफ साइकिल को बिगिन करके कंटिन्यू कर सके, राइट। तो एज सच पैरासाइट जो हैं, कुछ पैरासाइट्स में कॉम्प्लेक्स आपको लाइफ साइकिल्स मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर ह्यूमन लीवर फ्लूक और मलेरियल पैरासाइट्स मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है। दिस इज ह्यूमन लीवर फ्लूक, जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम इज फैसियोला हेपेटिका। दिस इज दी लीवर फ्लूक, जिसका रिक्वायर्ड है 2 इंटरमीडिएट होस्ट, वन इज द फिश एंड द अदर वन इज द स्नेल, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पर मलेरियल पैरासाइट, जैसे कि यहाँ पर इसका नाम हम लिख लेते हैं, साइंटिफिक नेम इज प्लाज्मोडियम। तो इसकी लाइफ साइकिल तो आपने स्टडी भी करी है इन डिटेल, तो आपको याद होगा प्लाज्मोडियम को मैन रिक्वायर्ड है एज वन ऑफ इट्स होस्ट एंड द अदर वन इज द फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, राइट। इवन हम और भी एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं, तो जैसे अगर आप टेपवर्म का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो टेपवर्म के केस में वन होस्ट इज गोइंग टू बी मैन एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी द पिग, है ना। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर सिंपल लाइफ साइकिल है, जैसे जो हमारा एस्कैरिस है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड, जैसे हम कॉमन राउंड वर्म बुलाते हैं, उसको मल्टीपल होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसका केवल एक ही होस्ट होता है, दैट इज द मैन, राइट। तो कुछ ही ऐसे पैरासाइट्स हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा आपको होस्ट या वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, दैट मीन्स दी मलेरियल पैरासाइट की, तो फीमेल एनाफिलीज जो है वो इवन वेक्टर की तरह भी एक्ट करता है, राइट। तो ये होस्ट की तरह भी एक्ट करेगा और वेक्टर की तरह भी, क्योंकि यही उस प्लाज्मोडियम को जाकर ट्रांसफर भी करता है नेक्स्ट होस्ट के अंदर, दैट इज ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट। तो ये वेक्टर की तरह भी एक्ट करता है। तो इस तरीके से पैरासाइटिज्म का मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि पैरासाइट एक होस्ट के अंदर कहाँ रहता है, अंदर रहता है या बाहर रहता है, हम पैरासाइट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, उसी बेसिस पे पैरासाइटिज्म भी क्लासिफाई की जा सकती है। नाउ विल बी टेकिंग अप दी टाइप्स ऑफ दी पैरासाइट्स। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं विद द टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स को हम इस तरीके से 3 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज एक्टोपैरासाइट्स, जैसा कि नाम बता रहा है, एक्टो मीन्स आउटसाइड और एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट रहकर जो पैरासाइट अपना नरिशमेंट डिराइव करते हैं उससे, उन्हें हम एक्टोपैरासाइट्स बुलाते हैं। वाइल नेक्स्ट इज एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड, राइट। ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहकर वहाँ से नरिशमेंट डिराइव करते हैं। और एक स्पेशल केस ऑफ पैरासाइटिज्म मिलता है जिसे हम बुलाते हैं द ब्रूड पैरासाइटिज्म, और जो पैरासाइट है उसको हम बुलाएंगे ब्रूड पैरासाइट, जिसको हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे। सबसे पहले अब हम बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ पैरासाइट्स विच आर कॉल्ड दी एक्टोपैरासाइट्स। तो चलिए बच्चों, बिगिनिंग विद दी एक्टोपैरासाइट्स नाउ। सो जैसा कि नाम बता रहा है, ये वो पैरासाइट्स हैं जो कि रहते हैं ऑन दी एक्सटर्नल सरफेस ऑफ दी होस्ट बॉडी। तो दैट मीन्स दे विल फीड ऑन दी एक्सटर्नल सरफेस ऑफ दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट। और एग्जाम्पल्स बड़े ही फैसिनेटिंग और सिंपल से हैं। देखिए, नंबर 1 एग्जाम्पल आपके ह्यूमंस में, इवन बहुत सारे एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं, द हेड लाइस, राइट। इसका सिंगुलर फॉर्म जो है वो क्या है, द लाउस, और हिंदी में जैसे हम जूं बुलाते हैं। सो बालों में ये जो जूं होते हैं, दे आर दी एक्टोपैरासाइट्स बिकॉज दे क्लिंग ऑन टू द स्कैल्प और उसके वहाँ से नरिशमेंट डिराइव करते हैं। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल विच इज ऑफ दी टिक्स ऑन द डॉग्स। तो डॉग्स के सर्फेस पे भी उनके आप देखोगे स्किन पे इस तरीके के टिक्स, टाइनी इस तरीके के इंसेक्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। दे रिमेन लाइक एक्टोपैरासाइट्स, तो सर्फेस पे रह के ये फीड ऑन करते रहते हैं द सर्फेस ऑफ द होस्ट, ओके। एंड देन वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच इज दी कस्क्यूटा प्लांट। देयर इज दिस प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा, जिसका कि एक और कॉमन नेम है जिसे हम बुलाते हैं डॉडर प्लांट, या फिर इसको हिंदी में हम बुलाते हैं अमरबेल, ठीक है। आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर प्लांट जो है वो किस तरीके से स्प्रेड है ओवर दी डिफरेंट लोअर प्लांट्स। आप देखोगे इवन ये हायर ट्रीज में भी पूरी तरह से कवर कर लेता है। आपको नॉर्मली ऐसी सिर्फ हॉलो स्टेम्स देखने को मिल रही हैं जो कि इंटरवोवन है लाइक अ नेट और पूरी तरह से कवर करके रखी हुई हैं। नाउ ये जो डॉडर प्लांट है या कस्क्यूटा है, ये एक एक्टोपैरासाइट है। ये क्या करता है, देखो ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन देखा गया है कि कस्क्यूटा में जो उसका लीव्स हैं वो लॉस्ट हो चुकी हैं। लीव्स के साथ साथ क्लोरोफिल भी लॉस्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर इट हैज़ लॉस्ट लीव्स एंड द क्लोरोफिल।
अब ये दोनों चीज़ नहीं होंगी तो ये प्लांट कभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो उसको नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आप देखोगे ये प्लांट क्या करता है, ये प्लांट किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर ना ऐसे क्लाइंब करता रहेगा और पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है। और जब ये कॉन्टैक्ट में आता है विद द प्लांट जिसके या होस्ट प्लांट के ऊपर, आप देखोगे इसके ऊपर से कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि पेनिट्रेट करते हैं द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। तो ये एक तरीके का क्या है, दिस इज अ स्टेम पैरासाइट। क्या है ये, एक स्टेम पैरासाइट है, राइट। तो अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं तो इमेजिन इस तरीके से करो कि अगर मैंने यहां पर ये होस्ट प्लांट की स्टेम दिखाई हुई है, राइट, और यहां पर सपोज मैंने दिखाया है कि ये डॉटर प्लांट जो है वो इस तरीके से इसको कवर कर रहा है, इट एक्ट्स लाइक अ ट्विनर, राइट। और इसमें से आप देखोगे कुछ ऐसे रूट्स निकलते हैं इसके सरफेस से जो कि अंदर की तरफ ऐसे पेनिट्रेट करेंगे, राइट। तो इसके सरफेस से ही कुछ इस तरीके के रूट्स आपको निकलते हुए नजर आएंगे जो कि क्या करते हैं, स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। इनको हम बुलाते हैं होस्टोरिया। क्या बुलाते हैं, सिंगल को बुलाएंगे होस्टोरियम। सो दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि पेनिट्रेट करेंगे इनसाइड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट और दे रीच अप टू द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट। मतलब ये वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम तक रीच करते हैं। तो जब ये जाइलम एंड फ्लोएम तक रीच करेंगे तो ये होस्टोरियम क्या करेंगे, जाइलम से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेंगे और कस्क्यूटा प्लांट को देंगे। फ्लोएम से जो फूड ट्रांसलोकेट होना था होस्ट की बॉडी के अंदर उसको डिराइव करके कस्क्यूटा प्लांट को देंगे। तो इस तरीके से ये कस्क्यूटा क्या करता है, अपने होस्ट प्लांट की स्टेम में से जो भी नरिशमेंट है वो खुद से ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक तरीके का स्टेम पैरासाइट है, राइट। इवन देयर आर मोर एग्जांपल्स, जैसे कि बहुत सारी मैरीन फिशेस में आपको कुछ एक्टोपैरासिटिक कोपीपॉड्स देखने को मिलते हैं। कोपीपॉड जैसा कि नाम बताता है, द वर्ड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कोपीपॉड्स मैं मेंशन कर देता हूँ सेपरेटली ओवर हियर। सो जो कोपीपॉड्स हैं, जैसे कि नाम बता रहा है, ये कोपीपॉड, कोप वर्ड बताता है कि इट रिजेंबल्स लाइक एन ओर, राइट। तो जो ओर होता है ना जिसकी मदद से हम बोट चलाते हैं, उसके शेप जैसे इसके पैर होते हैं, बिकॉज पोड वर्ड इज फॉर द फुट, राइट। तो इसके पैर जो होते हैं वो रिजेंबल लाइक एन ओर, इसीलिए कोपीपॉड जो हैं दे आर नेम्ड सो एंड दे आर पैरासाइट्स ऑन मेनी मैरीन फिशेस। तो दे आर गोइंग टू बी पैरासिटाइजिंग मेनी मैरीन फिशेस, राइट। सो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ऑल्दो ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर बिकॉज एनसीईआरटी मेंशन्स इट, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टोपैरासाइट्स। आई होप आपको एक्टोपैरासाइट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। नाउ वील बी मूविंग ऑन टू द एंडोपैरासाइट्स। ओके, सो एंडोपैरासाइट्स में आ जाते हैं। जैसा कि नाम बताता है, एंडो मीन्स दे लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, है ना। सो दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर भी ये डिफरेंट पार्ट्स में आपको मिल सकते हैं, जैसे कि लंग्स के अंदर हो सकते हैं, लीवर, किडनी में हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स में हो सकते हैं। याद है आप सभी को मलेरियल पैरासाइट्स के दो इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पर वो रहता था ह्यूमन बॉडी के अंदर, याद कीजिए। आपको देखने को मिलता था कि सबसे पहले वो अटैक करता था, जो स्पोरोजॉइड था वो जाकर कहाँ पहुँचता था, अटैक कहाँ करता था, लीवर सेल्स में। इसका मतलब लीवर भी गोइंग टू बी अ प्लेस जहाँ पर आपको पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट देखने को मिल सकता है। आरबीसीज में भी वो अपनी शाइजोगोनी, रेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी करता था। तो रेड ब्लड सेल्स भी कुड बी वन मोर साइट जहाँ पर एक पैरासाइट जो है वो रह सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक पैरासाइट थ्राइव कर सकता है, ठीक है। सो डिफरेंट पार्ट्स में मिलेंगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रिगार्डिंग दीज पैरासाइट्स। देखो, ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं इनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल देखने को मिली है व्हेन वी टॉक अबाउट एंडोपैरासाइट। व्हाई? बिकॉज इनकी एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होती हैं, क्योंकि भाई इनको रहना कहाँ है, होस्ट की बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक इमेजिन करो ये एक एंडोपैरासाइट है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर रह रहा है, राइट। तो क्या क्या स्पेशलाइजेशन इसके अंदर होनी चाहिए? पहली चीज, इसको अपने आप को बचाना होगा फ्रॉम दी अटैक ऑफ दी एसिड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कोई भी एसिड या फिर एल्कली के इफेक्ट से अगर इसको बचना है तो इसको अपने सरफेस के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल डेवलप करनी होती है। सो वन स्पेशलाइजेशन इनको ये मिलेगी। सिंस ये अब्जॉर्बेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया गया है, इनके पास इनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, राइट। इस तरीके से सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होंगे, इनको अंदर ही रहना है, और क्लिंग रहने के लिए दे हैव दीज
पर्टिकुलर टाइप ऑफ हुक्स एंड सकर्स। तो इस टाइप के आपको जो अडेप्टेशन मिलते हैं वो इनकी एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ साइकिल है दे बिकम मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दे हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स। एंड इनके जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स हैं ऑन द अदर हैंड वो काफ़ी सिंप्लीफाइड होते हैं, मतलब उसमें कोई ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने को मिलती है। बट रिमेंबर इनकी एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इंटरनली होती है, राइट? तो कॉम्प्लेक्स इनकी लाइफ साइकिल होगी बट सिंप्लीफाइड हो गए इनके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स। ये पॉइंट याद रखिएगा रिगार्डिंग दी एंडोपैरासाइट्स। नाउ वी शैल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी लास्ट एंड दी स्पेशल टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म जिसे हम बुलाते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म। बिगनिंग विद दी ब्रूड पैरासाइट्स। नाउ देखिए बच्चों, ब्रूड पैरासाइटिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म है जहां पर एक पैरासाइटिक बर्ड जो है वो अपने एग्स को ले करती है दूसरी किसी होस्ट बर्ड के नेस्ट के अंदर, राइट? सो द पैरासाइट बर्ड lays its eggs in the nest of its host bird, और साथ ही साथ ये अलाउ भी करती है उस होस्ट बर्ड को टू incubate the eggs। देखो बच्चों, incubate का मतलब क्या होगा? ये जो होस्ट बर्ड है इट विल सिट ऑन दोज एग्स, उनको warmth देने के लिए until they hatch, that is what is incubation, right? तो पैरासाइट बर्ड के जो एग्स हैं वो कहाँ ले किए जा रहे हैं? होस्ट बर्ड के नेस्ट में, राइट? एंड इसको इंश्योर करने के लिए कि भाई ये होस्ट बर्ड जो है उस एग को नरिशमेंट या फिर उसको जो इंक्यूबेशन है वो प्रोवाइड करे, उसके लिए ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन देखा गया है पैरासाइटिक बर्ड के जो एग्स होते हैं दे हैव स्टार्टेड रिजेंबलिंग लाइक द एग्स ऑफ द होस्ट बर्ड, ताकि होस्ट बर्ड जो है अपने पैरासाइटिक एग को आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट करके उसको अपने नेस्ट से इजेक्ट ना कर दे, उसको प्रिवेंट करने के लिए देखा गया है कि जो पैरासाइटिक बर्ड के एग्स होते हैं वो होस्ट के एग से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलता है, जो कुकू है जिसे हम कोयल बुलाते हैं, वो अपने एग को ले करती है इन द क्रोज नेस्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट? तो ब्रूड पैरासाइटिज्म येट अनदर स्पेशल टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म है। और ये जो ब्रूड है ना, ये ब्रूड वर्ड ही नॉर्मली बताता है द ग्रुप ऑफ दोज यंग बर्ड जो आते हैं फ्रॉम द कॉमन मदर, राइट? और ब्रूड वर्ड इवन रिप्रेजेंट करता है टू सिट ऑन द एग्स अंटिल दे आर इंक्यूबेटेड टू हैच। सो इस टाइप का पैरासाइटिज्म याद रखिएगा, एक स्पेशल टाइप है और इसमें एग्जाम्पल आपको कुकू एंड द क्रो का देखने को मिलता है। सो कुकू जो है वो एक ऐसी बर्ड है जो अपने एग को लेकर देगी इन द नेस्ट ऑफ द क्रो। ये बात याद रखिएगा। विद दिस वी एंड अप विद द पैरासाइटिज्म नाउ। तो बच्चों, अब हम बिगिन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टाइप के इंटरस्पेसिफिक रिलेशन के साथ जिसका नाम है कॉमेंसलिज्म, राइट? और कॉमेंसलिज्म के बारे में अगर वो टैबुलर फॉर्म याद है आप सभी को, तो इसमें आपको याद होगा एक स्पीशीज जो इन्वॉल्व होती है उसका बेनिफिट होता है, वाइल दूसरी स्पीशीज का कोई बेनिफिट या फिर हार्म नहीं होता है। दैट मीन्स वहाँ पर उसके ऊपर न्यूट्रल इफेक्ट होता है। दैट मीन्स इस टाइप के इंटरैक्शन में वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। ऐसी रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल्स लाइक प्लस एंड जीरो, राइट? तो एक स्पीशीज का बेनिफिट वाइल दूसरे का ना कोई बेनिफिट ना कोई नुकसान। गॉट इट? चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बड़े ही फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको यहाँ पर कॉमेंसलिज्म में। सबसे पहला एग्जाम्पल मिलता है ऑफ एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री एज एन एपीफाइट। अब ऑर्किड जो है, अगर आप देखते हो इस तरीके, देखो यहाँ पर ऑर्किड, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको ऑर्किड के देखने को मिल रहे हैं जो कि एक मैंगो ट्री के ऊपर इस तरीके से आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा ये ऑर्किड प्लांट। और ये ग्रो करता है एज एन एपीफाइट। एपीफाइट बेसिकली जिनको हम स्पेस पैरासाइट्स बुलाते हैं। एक्चुअली देखिए ये एपीफाइट क्या है? दिस इज अ स्पेस पैरासाइट। जिस प्लांट पे ये ग्रो करते हैं ना, ये उससे उसका नरिशमेंट नहीं लेते। दैट मीन्स ये पैरासाइट नहीं होंगे, बट इनको थोड़ी जगह चाहिए। क्यों जगह चाहिए? एक्चुअली ये जो ऑर्किड्स हैं ये ग्रो करते हैं थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्योंकि वहाँ पर डेंस कैनोपी होती है, बहुत ज़्यादा डेंस रहते हैं वो जंगल्स जहाँ पर ये ऑर्किड्स ग्रो करेंगे, तो व्हाट हैपेंस इज वहाँ तक लाइट जो है सॉइल तक पेनिट्रेट करके पहुँच नहीं पाती। इन ऑर्किड्स को ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए, और लाइट के लिए इनको क्या करना होगा? इनको पहुंचना होगा उस लाइट तक। उस लाइट तक पहुंचने के लिए व्हाट दे डू इज दे क्लाइंब ऑन सर्टेन प्लांट्स, और प्लांट्स पे वो ग्रो करते हुए अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं ऑन दैट प्लांट सच दैट वो की हायर कैनोपी तक पहुंच के लाइट को परसीव कर सके। इन अ वे ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस चाहते हैं ताकि वो जाके पहुंच सकें और लाइट को ले सकें, इसलिए दे आर द स्पेस पैरासाइट्स। तो एज सच ये जो ऑर्किड है वो इस मैंगो प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है
राइट, और अपनी लाइट को ऑब्टेन कर पा रहा है। इन अ वे ऑर्किड का तो यहाँ पर फ़ायदा हो गया, बट मैंगो प्लांट का क्या कोई फ़ायदा या नुकसान हुआ? जी नहीं। इसका मतलब ये एग्जाम्पल कैसा हुआ? ऑफ कॉमेंसलिज्म। गॉट दिस क्लियरली? आइए एक और फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज ऑफ बार्निकल्स दैट ग्रो ऑन द बैक ऑफ द व्हेल। तो बार्निकल्स, जैसा कि मैं आपको बता भी देता हूँ, बार्निकल्स होते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ आपको आर्थ्रोपॉड्स मिलते हैं, और बार्निकल्स जो हैं दे आर सेडेंटरी, दैट मीन्स दे कैन नॉट मूव, एक जगह पर फिक्स रहते हैं। तो इनको इनका खाना कैसे मिलेगा अगर ये एक ही जगह पर फिक्स रहेंगे? तो सो यू विल सी ये बार्निकल्स ना ग्रो करने लगते हैं ऑन द बैक ऑफ द वेल। अब वेल जानते हो कितना जाइंट ह्यूज क्रीचर है, एक मैमल है सबसे बड़ा। अब वेल जो होती हैं वो इतनी बड़ी हैं, तो एज सच जब वेल मूव करेगी तो उनके बैक पर प्रेजेंट ये बार्निकल्स भी मूव करेंगे उन्हीं के साथ, उनके ऊपर चिपके हुए हैं, दे आर सेडेंटरी। तो जैसे जैसे मूवमेंट होता है वेल का, वैसे वैसे बार्निकल की भी जो फूड कैप्चर करने की रीच होती है वो भी बढ़ जाती है, बिकॉज एनीवेज ये बार्निकल्स जाके खुद अपना फूड कैप्चर तो नहीं कर सकते ना। तो जैसे जैसे ये वेल के साथ मूव करते हैं, फ्लोइंग वाटर के साथ साथ ये अपना फूड भी कैप्चर करते जाते हैं। तो इन अ वे आप देखोगे इस बार्निकल को तो वेल से फ़ायदा हो रहा है, राइट? क्यों फ़ायदा हो रहा है? इसको अपना फूड कैप्चर करने को मिल रहा है, इसको फूड कैप्चर करने की जो इसकी रेंज थी वो बढ़ गई है। वाइल वेल का ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। ये भी एग्जाम्पल हुआ किसका? कॉमेंसलिज्म का। समझ में आया? चलिए देन हम बढ़ते हैं एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की ओर, जिसका आप देखते हो, जिसका नाम है कैटल ईग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल। कैटल ईग्रेट आपको कुछ इस तरीके की बर्ड्स देखने को मिलती हैं। ये बर्ड्स आपको इनवेरिएबली नज़र आती हैं क्लोजर टू द ग्रेजिंग कैटल्स। ग्रेज करती हुई कैटल जैसे कि काउज एंड बफलोज जब भी आपको मिलेंगी फील्ड्स में, यू विल फाइंड इस तरीके की जो बर्ड्स होती हैं जिनका नाम है कैटल ईग्रेट्स, वो इनके आसपास ही घूमती हुई नजर आती हैं। अब इनको इससे फ़ायदा क्या है? देखो ये कैसी घूमती हुई नजर आएंगी, मैं आपको एक क्लिप भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, जो भी कैटल मूव करती है उनके पीछे पीछे देखो ये सारी की सारी बर्ड्स जा रही हैं, एंड दे आर फीडिंग ऑन समथिंग। व्हाट हैपेंस इज, जब एक कैटल ग्रेज कर रहा होता है, जब वो ग्रेज करते हुए मूव करते हैं ना, तो उन कैटल के जो हूव्स होते हैं वो सॉइल को लूजन अप करते जाते हैं, राइट? उसको स्टर करते जाते हैं। तो स्टरिंग की वजह से क्या होगा, जो भी लूज सॉइल है उससे जो वेजिटेशन के नीचे प्रेजेंट जो भी इंसेक्ट्स है ना, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, दे बिकम एक्सपोज्ड, और एक्सपोजर की वजह से नाउ दीज कैटल ईग्रेट्स गेट अ चांस टू फीड ऑन देम, उनको खाने का मौका मिलता है। अदरवाइज वो जो लोअर वेजिटेशन लेवल पे जो भी इंसेक्ट्स होते, वो कैटल ईग्रेट्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, उनको खा नहीं पाते। तो इन अ वे जब ये कैटल मूव करती है तो मूवमेंट के टाइम पे जो भी सॉइल एक्सपोज होता है उसमें प्रेजेंट इंसेक्ट्स को ये फीड ऑन कर पाती हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो इनको पीछे पीछे जा रही हैं कुछ खाती हुई सी। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है कॉमेंसलिज्म का, क्योंकि कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल कैसे हुआ, ये जो ग्रेजिंग कैटल है वो तो अपना ग्रेज कर रही है, उसको कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है इस कैटल ईग्रेट से, बट कैटल ईग्रेट को फायदा हो रहा है, उसको उसके इंसेक्ट्स मिल रहे हैं ईजिली ईट करने के लिए बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस कैटल इटसेल्फ। गॉट दिस? तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया ऑफ योर कॉमेंसलिज्म। गॉट दिस पॉइंट वेल? चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं कॉमेंसलिज्म का, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इसका नाम है सी एनेमोन एंड द क्लाउनफिश का। तो सी एनेमोन और क्लाउनफिश के बीच में ये रिलेशनशिप कैसा है? देखो आपको यहाँ पर ये जो फिश देखने को मिल रही है इसे बुलाते हैं द क्लाउनफिश। ओके, ये क्लाउनफिश है, और ये आपको बीचों बीच नजर आ रही है इन द टेंटिकल्स ऑफ द सी एनेमोन। तो सी एनेमोन में एक्चुअली क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स। आप सभी को याद होंगे टेंटिकल्स क्या हैं? दे आर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, राइट? जिनमें आपको कुछ स्टिंगिंग सेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टिंगिंग सेल्स, जो कि अटैक करते हैं ऑन दी प्रेडेटर्स, राइट? जो उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं सी एनेमोन को, राइट? तो देखो ये इस रिलेशनशिप में फ़ायदा क्या है? देखो पहली चीज़ तो मैं बता दूं किस तरीके से रहता है, उसके लिए भी एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखो आप, ये टेंटिकल्स ऑफ सी एनेमोन में आपको क्लाउन फिश जो है इस तरीके से मूव करती हुई नजर आएगी, इनके बीचों बीच ही रहती है। अब बीचों बीच रहने में क्या फ़ायदा है? देखो एक्चुअली इस फिश को इन टेंटिकल्स की मदद से क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम इट्स प्रेडेटर्स। जो भी प्रेडेटर फिश है वो सी एनेमोन के क्लोजर नहीं आएगी, बिकॉज उसके पास वो जो टेंटिकल्स हैं उनमें प्रेजेंट स्टिंगिंग सेल्स उस प्रेडेटर फिश पे अटैक कर सकेंगे, राइट? बट यहाँ पर
अंदर बीचों बीच कौन रहेगा? क्लाउन फिश। अब आप कहोगे क्लाउन फिश अगर बीचों बीच रह रही है तो ये टेंटिकल्स उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इस क्लाउन फिश के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो कि उसको अटैक ऑफ दी टेंटिकल से बचा के रखती है। सो आप देख रहे हो यहाँ पर टेंटिकल्स ने इस क्लाउन फिश को उसके प्रेडेटर से बचाया है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। वाइल इस सी एनेमोन के टेंटिकल या सी एनेमोन का इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है। क्लाउन फिश का फायदा है बट सी एनेमोन का ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, हेंस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। सो आई होप विद दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेंसलिज्म एंड द वेरियस इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, लेट्स बिगिन विद द लास्ट टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक रिलेशन जिसे हम बुलाते हैं म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म बच्चों एक ऐसा टाइप का इंटरैक्शन है जिसमें जो भी दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ हैं उन दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट होता है फ्रॉम ईच अदर। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ म्यूचुअली बेनिफिटेड होती हैं, इसीलिए इस रिलेशन को हम बुलाते हैं म्यूचुअलिज्म, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए बाय द साइंस तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेशन में? कम ऑन, यहाँ पर फर्स्ट स्पीशीज़ का भी फायदा और दूसरी स्पीशीज़ का भी फायदा है। So it is a plus type of relationship. Got this? आइए कुछ fascinating examples लेते हैं of mutualism. Number 1 example मिलता है हमें लाइकन का। याद है आप सभी को लाइकन्स क्या हैं? Yes, आप सभी को याद होगा ये एक symbiotic association है जो कि फॉर्म करते हैं दो इंटरैक्टिंग पार्टनर्स। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 इज algae and the other one is the fungi. तो यहाँ पर algae जो कि फोटोसिंथेसाइजिंग होनी चाहिए या फिर इवन साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बुलाते हैं, राइट। सो एल्गी और द साइनोबैक्टीरिया एंड द सेकेंड पार्टनर वुड बी द फंजाई। सो एल्गी और फंजाई के बीच में देखने वाला सिम्बायोटिक एसोसिएशन वुड बी कॉल्ड द लाइकन। अब ये वर्ड सिम्बायोटिक क्या है? देखो, जब ये म्यूचुअली बेनिफिटेड वाला जो रिलेशनशिप है ये दोनों के लिए ही एसेंशियल हो, एक परमानेंट एसोसिएशन बन जाए जिसमें दोनों के दोनों पार्टनर एक साथ परमानेंटली एसोसिएट रह सकते हैं, यानी कि ये एक तरीके का क्या हुआ? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म हुआ, यानी मीन्स दोनों को साथ ही साथ एग्जिस्ट करना है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप जहाँ पर परमानेंट एसोसिएशन देखने को मिलता है बिटवीन द टू पार्टनर्स विच आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, उसे हम बुलाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस। तो म्यूचुअलिज्म का ही एक टाइप होता है सिम्बायोसिस, जहाँ पर दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज जो बेनिफिटेड हो रही हैं दे आर परमानेंटली एसोसिएटेड। और ऐसा ही रिलेशनशिप आपको एल्गी और फंजाई के बीच में मिलता है इन केस ऑफ दी लाइकन, इसीलिए ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, राइट। ओके, तो यहाँ पर दोनों का एक दूसरे से फायदा कैसे है? जैसा कि मैंने बताया एल्गी या साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसाइजिंग है, दैट मींस दे आर गोइंग टू प्रिपेयर द फूड। सो एल्गी या साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? दे प्रिपेयर फूड, वाइल जो फंगस है वो क्या करेगा? वो वाटर और यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द एल्गी। तो इसका मतलब दोनों के अगर हम फायदों की बात करें एक दूसरे से जो भी मिल रहे हैं, तो एल्गी क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है फूड को, वाइल फंगस क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है, अब्जॉर्व कर रहा है वाटर को एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो फंगस को प्रोटेक्शन और वाटर प्रोवाइड करने के बदले क्या मिलेगा? फूड मिलेगा फ्रॉम दी एल्गी और द साइनोबैक्टीरिया। और एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को क्या मिलेगा? फूड देने के बावजूद उसको क्या मिलने वाला है? प्रोटेक्शन मिलने वाली है और वाटर मिलने वाला है फ्रॉम दी फंगस। तो ये दोनों ही टाइप का जो पार्टनर यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, दोनों को ही यहाँ पर क्या हो रहा है? म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम ईच अदर, हेंस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अनदर टाइप ऑफ इंटरैक्शन जो कि आपको म्यूचुअलिज्म में मिलेगा दैट वुड बी ऑफ माइकोराइजा। ओके, सो वील बी टेकिंग अप नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज माइकोराइजा। आप सभी को याद होगा माइकोराइजा क्या है? ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एन एग्जैक्टली द फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो यहाँ पर आप देखोगे रिलेशनशिप मिलने वाला है बिटवीन टू पार्टनर्स, वन इज द फंगस, ओके, एंड द अदर वन इज रूट्स ऑफ हायर प्लांट। फंगस क्या करने वाला है? देखो, फंगस इस प्लांट को मिनरल्स अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये हेल्प करता है मेनली इन अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स
और स्पेशली कौन सा मिनरल, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, इवन चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी मैंने आपको बताया था, इट वाज फॉस्फोरस स्पेशली। ओके, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं, ये प्लांट क्या करेगा, इसको मिनरल अब्जॉर्ब करने के एक्सचेंज में इसको क्या प्रोवाइड करेगा, तो ये इसको प्रोवाइड करेगा विद द फूड, यानी कि ये इसको प्रोवाइड करेगा कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, विच आर द एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, जो कि इस फंगस को मिलेगा फ्रॉम द प्लांट्स, इस अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स के बदले। तो यहाँ पर देखा दोनों के दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। फंगस प्रोवाइड कर रहा है विद वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स में भी स्पेशली फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन में, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फंगस को प्रोवाइड कर रहे हैं विद द एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों का फायदा है, हेंस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ये भी याद रखिएगा, माइकोराइजा भी एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। दिस इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइक दी लाइकेंस, ठीक है, ओके। और अनदर जो आपको वेरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल मिलते हैं ऑफ म्यूचुअलिज्म, दैट वुड बी सीन इन केस ऑफ द प्लांट्स एंड देयर पॉलिनेटर्स। सो यू सी, ये बड़े ही जूम्ड कंडीशन में आपको दिखाया जा रहा है द फ्लावर एंड दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट जो कि नॉर्मली पॉलिनेटर्स की इंटरैक्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देखते हो पॉलिनेटर्स जो कि इंसेक्ट्स हैं, यहाँ पर दो इन्वॉल्व जो स्पीशीज हैं, वन इज गोइंग टू बी द इंसेक्ट। सो इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट्स हेल्प कर रहे हैं इन दी डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स, है ना, पोलन ग्रेन्स की डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं, दैट मीन्स दे हेल्प इन पॉलिनेशन। सो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। वाइल इस पॉलिनेशन के बदले इंसेक्ट्स को क्या मिलता है फ्रॉम द फ्लावर्स, एग्जैक्टली दे गेट देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ पोलन ओनली और इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं वो इस सर्विस के बदले क्या देते हैं इनको, एडिबल पोलन और इवन नेक्टर, ठीक है, जिसको वो ईट कर सकते हैं इन पोलन को, नेक्टर। तो जब भी एक पोलन को फीड ऑन करने के लिए, नेक्टर को रिसीव करने के लिए एक इंसेक्ट जाता है इनटू द फ्लावर, तो देखते हो उनके ऊपर पोलन डस्ट हो जाते हैं, एंड दूसरे फ्लावर पे जब वो विजिट करता है फॉर द सेम पर्पस, तो आप देखोगे अगेन वो उन पोलन को वहाँ शेड कराता है और वहाँ पर इन इनडायरेक्ट वे वो पॉलिनेशन को हेल्प कर देता है। सो इस तरीके से प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स के बीच में आप देखते हो इंटरैक्शन मिलता है ऑफ म्यूचुअलिज्म, जहाँ दोनों का ही फायदा है। प्लांट्स के लिए उनका पॉलिनेशन फैसिलिटेट हो गया, और यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं उनको क्या मिल गया, खाने के लिए एडिबल पोलन मिल गए और नेक्टर मिल गया, राइट। तो ये टाइप का एसोसिएशन आपको मिलेगा। इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी है, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, ऐसे भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि पोलन और नेक्टर को तो लेकर जाते हैं, बट यहाँ पर क्या नहीं करते हैं, पॉलिनेशन नहीं करते हैं। उनको हम लोग पोलन रॉबर्स बुलाते थे या फिर नेक्टर रॉबर्स बुलाते थे, इवन उनको हम चीटर्स भी बुलाते हैं, राइट। सो याद रखना है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं चीटर इंसेक्ट्स, जो कि क्या करते हैं, जो पोलन तो ले जाते हैं बट डू नॉट पॉलिनेट द फ्लावर्स, ठीक है। तो पोलन और नेक्टर को ये रॉब करके ले जाएंगे बट दे विल नॉट पॉलिनेट द फ्लावर। तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम चीटर इंसेक्ट्स बुलाते हैं, ओके। तो यहाँ तक के तो बेसिक एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। अब मैं लेने जा रहा हूँ कुछ बड़े ही क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, जहाँ पर आप देखोगे एक केस में एक को एवोल्यूशन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पर एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के बिना पॉलिनेट हो नहीं सकती, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं उस एग्जाम्पल को। तो बच्चों, अब मैं साइड करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, जहाँ पर आपको एक बहुत ही टाइटली लिंक्ड 1-to-1 रिलेशनशिप मिलता है बिटवीन अ पर्टिकुलर प्लांट एंड इट्स पॉलिनेटर, और ये एग्जाम्पल है ऑफ अ फिग एंड द वास स्पीशीज़। देखो बच्चों, यहाँ एक ऐसा रिलेशनशिप है, जैसा मैंने बोला ये 1-to-1 एक टाइटली लिंक रिलेशनशिप है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर प्लांट का, इस फिग प्लांट का पॉलिनेशन इस वास स्पीशीज़ के अलावा कोई और स्पीशीज़ कर नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ना। यहाँ दोनों का फायदा हो रहा है, लेट अस सी हाउ। देखो, फिग
जैसे कि आप जानते हैं बिलोंग करता है टू द जीनस फाइकस, जिसमें आने वाली स्पीशीज जैसे फाइकस बेंगालेंसिस विच इज बैनियन, फाइकस रिलीजियोसा जिसमें पीपल का प्लांट आता है, पीपल ट्री आती है, राइट। और वैस्प जो यहाँ पर स्पेसिफिकली इन प्लांट को पॉलिनेट करने में हेल्प करेगा, वो बिलोंग करता है टू द स्पेशल जेनस विच इज कॉल्ड द ब्लास्टोफैगा। सो इट बिलोंग्स टू द जीनस कॉल्ड ब्लास्टोफैगा। इतनी बात क्लियर है। तो इस वैस्प की स्पीशीज ही इस प्लांट को पॉलिनेट कर सकती है। नाउ यहाँ पर आपको फिग का फ्रूट दिखाया जा रहा है, और ये फ्रूट एक्चुअली डेवलप होता है बाय द राइपनिंग ऑफ द एंटायर इनफ्लोरेसेंस। पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस कंटेनिंग द फ्लावर्स ही यहाँ पर राइपन करता है, फॉर्मिंग दिस फ्रूट। और इस फ्रूट में आपको एक ओपनिंग नजर आती है, समथिंग लाइक दिस। आपको यहाँ पर ये ओपनिंग नजर आ रही है, देखो ये ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग यहाँ पर, राइट। आपको कुछ ओपनिंग्स ऐसी नजर आती हैं। ये जो ओपनिंग्स हैं इनको हम बुलाते हैं ऑस्टियोल, और इसी के थ्रू इस पर्टिकुलर इनफ्लोरेसेंस के अंदर एंट्री होती है इस वैस्प की फॉर द पॉलिनेशन। देखो अभी तो ये फ्रूट है, बट बिफोर इट्स राइपनिंग, जब पॉलिनेशन नहीं हुआ था उससे पहले ये एंटायर इनफ्लोरेसेंस था, और इस इनफ्लोरेसेंस को हम नाम देते हैं हाइपेंथोडियम। क्या बुलाते हैं? हाइपेंथोडियम। तो आपको फाइकस की स्पीशीज में जो स्पेशल इनफ्लोरेसेंस मिलता है उसे हम बुलाते हैं हाइपेंथोडियम, राइट। चलिए इसको मेंशन करते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको यहाँ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो जो हाइपेंथोडियम है वो कैसा नजर आता है? आपको कुछ ऐसा कप शेप्ड इनफ्लोरेसेंस मिलता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इस कप शेप्ड इनफ्लोरेसेंस में यू विल गेट टू सी समथिंग। फर्स्टली आपको यहाँ पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट कैसे मिलती है? आपको यहाँ टॉप की तरफ जो एंट्री वाला एरिया है, यहाँ पर आपको अरेंज नजर आएंगे द मेल फ्लावर्स, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बॉटम पे नजर आते हैं द फीमेल फ्लावर्स विद द पिस्टल। सो इस तरीके से आपको कुछ फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स भी मिलेंगे, राइट। तो दीज आर माय मेल फ्लावर्स, ये हैं द फीमेल फ्लावर्स, और एक स्पेशल टाइप के कुछ न्यूट्रल फ्लावर्स जो कि कहलाते हैं द गॉल फ्लावर्स, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सो कौन से होंगे वो फ्लावर्स? समथिंग लाइक दिस, जिनके पास ऐसे क्रुकेड आपको स्टाइल देखने को मिलती है, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके की। सो दीज आर दी स्टेराइल और दी गॉल फ्लावर्स, ठीक है। ओके, पॉलिनेशन के लिए व्हाट हैज टू बी डन इज ब्लास्टोफैगा की एंट्री होनी चाहिए थ्रू दिस ऑस्टियोल। तो ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है दिस इज दी ऑस्टियोल, और इसी के थ्रू एंट्री होती है किसकी? हमारे वैस्प की। सो वैस्प को मैंने सपोज यहां पर ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मेरा वैस्प है विच हैज टू एंटर। अब सिंस ये ओपनिंग इतनी नैरो होती है कि इस वैस्प की एंट्री के टाइम पे इसके विंग्स लॉस्ट हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज जब वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है इस होल के थ्रू टू एंटर इनटू दिस इनफ्लोरेसेंस, व्हाट हैपेंस इज इसकी विंग्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब इट हैज टू सैक्रिफाइस इट्स विंग्स फॉर द एंट्री इनटू द हाइपेंथोडियम। रिमेंबर इस इनफ्लोरेसेंस को ही मैंने नाम दिया है हाइपेंथोडियम। लेट्स मेंशन दिस आल्सो, दिस इज हाइपेंथोडियम, ठीक है। द एंटायर इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड हाइपेंथोडियम। नाउ व्हाट हैपेंस इज ये एक्चुअली जो वैस्प की एंट्री होने वाली है ना, ये एक फीमेल ब्लास्टोफैगा वैस्प है, और इट इज एंटरिंग इनटू दिस फ्लावर फॉर ओविपोजिशन। दैट मीन्स एग लेइंग के लिए वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, एग लेइंग के लिए। नाउ एग ले वो कहाँ करेगी? एग ले करती है वो इनटू द फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर्स में वो एग ले करेगी, ठीक है। अब कौन से वाले फीमेल फ्लावर्स में वो एग ले करेगी? दे आर गोइंग टू बी दीज स्टेराइल गॉल फ्लावर्स, ठीक है। लेकिन जब वो एक्चुअली एंट्री कर रही है ना, एंट्री करते समय एक्चुअली वो जब पिछले किसी फ्लावर से आ रही है, जिस भी फ्लावर से वो पहले एंट्री लेकर आई है, वहाँ से जब वो गुजर रही होती है बाहर, तो उस पर कुछ पॉलन डस्ट लेकर आती है। तो दैट मीन्स ये जो ब्लास्टोफैगा यहाँ पर एंट्री करने वाला है, इट इज़ गोइंग टू पोजेस सम
पॉलन ग्रेन्स ऑन इट्स बॉडी। ये पॉलन ग्रेन्स के साथ जब वो एंट्री करेगी और अंदर आएगी इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, तो वो पॉलन को डस्ट करती है ऑन टू दीज फीमेल फर्टाइल फ्लावर्स। तो ये वाले जो फ्लावर्स है ना, ये क्या हैं? दीज आर दी फर्टाइल फ्लावर्स। और जैसे इन पे पॉलन आएगा, यहाँ पर पॉलिनेशन इंश्योर हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर हाइपेंथोडियम। नाउ अब ये जो पर्टिकुलर वास्प एंटर किया, उसने पॉलन तो डस्ट कर दिया, अब ये एग लेइंग स्टार्ट करेगी। एग लेइंग कहाँ करेगी? ये अपने एग को ले करती है ऑन दी गॉल फ्लावर्स। तो गॉल फ्लावर्स में इस तरीके से वो अपने एग को ले कर देती है, ठीक है। सो एग लेइंग में डेवलपमेंट होगा मेल एंड फीमेल वास्प का। और एग लेइंग के बाद, ओविपोजिशन के बाद आप देखोगे ये जो फीमेल वास्प एंटर की थी, जिसने अपने विंग्स भी लॉस्ट कर दिए थे, वो यहाँ पर एग लेइंग के बाद मर जाती है। सो वो यहाँ पर डेड हो जाएगी। नाउ कुछ दिनों के बाद टेकिंग अप नरिशमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाइपेंथोडियम इटसेल्फ, ये जो एग्स हैं वो हैच करेंगे। और हैचिंग में आप देखते हो जो मेल वास्प होते हैं उनकी हैचिंग पहले होती है, राइट। तो जो मेल वास्प होंगे वो पहले हैच करेंगे, और फर्स्ट हैच करने के बाद वो अंडर डेवलप्ड जो फीमेल वास्प होती हैं, फीमेल वास्प, उनके लार्वा को उनके साथ कॉपुलेट करते हैं। ओके, उनको कॉपुलेशन के टाइम पे क्या किया जाएगा? मतलब उनको कॉपुलेट करेगा स्पेसिफिकली, और उसके बाद वो एंट्री लेके बाहर निकल जाएगा। कौन? द मेल वास्प, राइट। तो मेल वास्प का काम क्या है? पहले डेवलप होना, और उसके बाद अंडर डेवलप्ड जो फीमेल वास्प हैं, जो फीमेल लार्वे हैं ऑफ द वास्प, उनको यहाँ पर कॉपुलेट करना। नाउ जब वो बाहर जाएगा मेल वास्प, वो तो बाहर एंट्री होगा। एंट्री लेने के टाइम पर वो क्या करने वाला है? देखिए, वो एंट्री लेने के बाद बाहर निकल जाएगा, वो चला जाएगा। नाउ जो फीमेल वास्प डेवलप करेंगी वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड हैं और उनके पास एग्स हैं। नाउ जब वो एग्स के साथ जो फीमेल वास्प लार्वे के बाद डेवलपमेंट के बाद बाहर निकलेंगी, जब वो बाहर निकलेंगी थ्रू दिस पैसेज, इसी ऑस्टियोल के थ्रू, तो पैसेज में मूव करने के टाइम पे वो इन स्टेमेंस से क्रॉस करती हुई नजरती हैं। तो जब वो क्रॉस करेंगी ना, तो जब व्हेन दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज स्टेमेंस, तो इन स्टेमेंस में प्रेजेंट पॉलन इनके ऊपर डस्ट हो जाते हैं। और एज सच नेक्स्ट टाइम ये फीमेल वास्प अगेन जिस हाइपेंथोडियम पर जाएगी फॉर दी पॉलिनेशन प्रोसेस, वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो जो पॉलन इस पर्टिकुलर वास्प को मिले हैं वो पिछले हाइपेंथोडियम के स्टेमन से टकराने की वजह से मिले थे, और जब वो एंट्री लेगी उसके बाद वो पॉलन को डस्ट कर देगी ऑन दी फर्टाइल फ्लावर्स, वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा उस हाइपेंथोडियम का, और अपने एग ले करेगी। एग लेइंग में अगेन सेम चीज़ होगी, जो मेल वास्प हैं वो पहले डेवलप होके सारे के सारे जितने भी फीमेल अंडर डेवलप्ड लार्वे हैं उनको फर्टिलाइज करेगा, बाहर निकल जाएगा, और जितनी भी फीमेल लार्वे फाइनली डेवलप होंगी विद इट्स एग, वो जब बाहर निकलती हैं तो वो पॉलन डस्ट करवा लेती हैं ऑन देयर ओन सेल्फ, और नेक्स्ट टाइम किसी हाइपेंथोडियम पर जाकर उनको फिर पॉलिनेट करवाएंगी। तो दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन। इस तरीके से आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है देखने का? यहाँ पर फिग का फ़ायदा हुआ इन इट्स पॉलिनेशन, और वास्प को जगह मिल रही है टू ले इट्स एग। इस तरीके से ये एक इंटरवोवन बहुत ही क्लोजली नेट रिलेशनशिप है जो कि एक आपको प्लांट और पॉलिनेटर के बीच में मिलता है, और यहाँ पर दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट है। हेंस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। आई होप आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्लियरली समझ आया होगा। एक और ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम यहाँ पर साइट करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द टुडेज सेशन। तो बच्चों, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो कि शेयर करते हैं प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स में would be of the Mediterranean orchid जिसका नाम है ऑफरस एंड द बी। सो जितनी भी ऑर्किड है मोस्टली आप देखोगे उनमें बहुत सारे रिमार्केबल आपको पैटर्न्स देखने को मिलते हैं उनके फ्लावर्स के पेटल्स पे एंड ऑल, और वो पॉलिनेट भी होते हैं बाय सेवरल बीज एंड बम्बल बीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेशल केस लेने वाले हैं ऑफरस का, जो कि एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू अपना पॉलिनेशन इंश्योर करवाता है बाय दिस बी, और उस स्पेशल मैकेनिज्म को हम बुलाते हैं सूडो कॉपुलेशन और द सेक्सुअल डिसीट। सो यहाँ पर याद रखिएगा, इस मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये इंश्योर होता है पॉलिनेशन इन द मेडिटेरेनियन ऑर्किड वुड बी ऑफ सूडो कॉपुलेशन, या जिसको हम सेक्सुअल डिसीट भी बुलाते हैं। इतनी बात क्लियर है? आइए समझते हैं कैसे सूडो कॉपुलेशन, फॉल्स कॉपुलेशन होगा, फॉल्स मेटिंग देखने को मिलेगी। हाउ इज दिस गोइंग टू अकर? देखो, एक्चुअली इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ऑफरस, इसके फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं, इसका वन ऑफ इट्स जो पेटल होगा, इन सभी पेटल में से एक पेटल अगर आप ध्यान से देखोगे, इट रिजेंबल्स, इट शोज अ वेरी अनकैनी रिजेंबलेंस विद द फीमेल बी। तो ये बिल्कुल फीमेल बी की तरह दिखता है।
अगर आप यहाँ भी इस वीडियो में भी देखोगे तो देखो इसका ये वाला जो पेटल देखने को मिल रहा है ना, दिस वन, ये एक फीमेल बी की तरह रिजेंबल कर रहा है, राइट। और व्हाट हैपेंस इज, इस पेटल को फीमेल बी परसीव करके, समझ के, एक मेल बी इसके ऊपर बैठता है और काइंड्स ऑफ कॉपुलेट्स विद इट, उसके साथ मेट करने की कोशिश करता है, थिंकिंग दैट दिस इज द फीमेल बी। ओके, अब जब कॉपुलेशन होगा तो कॉपुलेशन के टाइम पे जब उसके साथ वो कॉपुलेट कर रहा है, इन अ वे इस पेटल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, द स्टेमेन्स प्रेजेंट है। स्टेमेन्स से टकराने की वजह से इसके ऊपर पोलन डस्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम यही मेल भी जब किसी दूसरे ऑफरिस फ्लावर के ऊपर जाएगा, थिंकिंग अनदर पेटल टू बी अनदर फीमेल बी, उसको कॉपुलेट करने के लिए, उस टाइम पे वो अपने मूवमेंट की वजह से पोलेंस को डस्ट कर देगा ऑन दैट फ्लावर, और पोलन डस्टिंग के टाइम पर पॉलिनेशन इंश्योर हो जाती है, पोलन का डिस्पर्सल हो जाता है। तो डोंट यू सी, यहाँ पर इस पेटल का जो अनकैनी रिजेंबलेंस था विद द बी इन इट्स मार्किंग, कलर एंड साइज, वो यहाँ पर सूडो मैकेनिज्म है या एक तरीके का धोखा है जो कि सेक्सुअल डिसीट माना जा रहा है फॉर द मेल बी, और उस सेक्सुअल डिसीट के चलते ही यहाँ पर पॉलिनेशन इंश्योर करवा रहा है ये ऑफरिस प्लांट। So this is an example of the म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पर ऑफरिस का तो पॉलिनेशन हो जा रहा है एंड बी को यहाँ पर कॉपुलेट करने को मिल रहा है। सो इन दिस मैनर यू विल सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। आई होप नाउ ये जो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हमने लिए थे ऑफ द म्यूचुअलिज्म आपको क्लियरली समझ आए होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे आपके क्रिस्टल क्लियर। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।